हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएल फ्लो के बारे में कि एमएल फ्लो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये हमारी लाइफ को आसान बनाता है। अगर आपका एम है एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बनना या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से ये जो टूल है आपकी लाइफ को ईजी बना देता है। और जब आप फ्यूचर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, तो कैसे आप अपने रिज्यूमे में इसको शो करने से आप ये बता सकते हैं कि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल आता है और जिससे आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वीडियो में पूरे के पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम पूरा इन डेप्थ समझेंगे कि एमएल फ्लो क्या है, कैसे ये काम करता है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात करूँगा। बिल्कुल स्क्रैच से हम कोड लिखेंगे एमएल फ्लो का, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी इन वीडियोज़ से आपको कोई भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आपको डाउट आए तो मेरे को कमेंट करें ताकि मैं उस पे जल्द से जल्द वर्क कर सकूँ। ठीक है? तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन एमएल फ्लो हमें देता है। क्योंकि अगर हमको एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो उसके बाद हम एमएल फ्लो की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे और ये वीडियो में हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे। ठीक है? तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है, एक बहुत बिग ऑर्गेनाइज़ेशन है और इसके पास एक पूरी की पूरी डाटा साइंस की टीम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? अब इनके पास जो भी ये डाटा साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे 14-15 मान लेते हैं, ठीक है? पूरी की पूरी टीम है। इस कंपनी के पास मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के में एक डाटा इन्वॉल्व है और उस डाटा के अंदर से इनको प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। किसको प्रेडिक्ट करना है? प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो इस कंपनी ने क्या किया, अपने जितने भी डाटा साइंटिस्ट हैं ना, उन सबको वो डाटा दे दिया और सबको डाटा देने के बाद सबके पास वो डाटा सेट आ चुका है, चाहे वो कोई भी डाटा साइंटिस्ट हो। अब सारे डाटा साइंटिस्ट को क्या करना है कि उस डाटा में से पहले डाटा को इंजेस्ट करना है, प्री प्रोसेसिंग लगानी है और उसके बाद उसमें एल्गोरिदम लगाने हैं और प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। अब आपको अगर थोड़ी भी मशीन लर्निंग की नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि हर किसी का क्या कहते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 डाटा साइंटिस्ट एग्ज़ैक्टली सेम ही प्री प्रोसेसिंग करें, सेम ही स्टेप्स को फ़ॉलो करें या फिर सेम ही एल्गोरिदम्स लगाएँ। हर कोई डाटा साइंटिस्ट क्या कर सकता है कि अपने अलग-अलग एल्गोरिदम लगा सकता है और अपने अलग-अलग प्री प्रोसेसिंग टेक्नीक को वो अपना सकता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इन द एंड इन सारे ही डाटा साइंटिस्ट का जो लास्ट में एक्यूरेसी आने वाली है, एक्यूरेसी मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, जैसे रूट मीन स्क्वायर आता है या फिर R2 स्कोर आता है, तो जो भी प्रेडिक्शन की वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो हमारा पहला वाला डाटा साइंटिस्ट है, इसने एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, ठीक है? और इसकी कुछ एक्यूरेसी आई या फिर R2 स्कोर बोल सकते हैं या RMSE बोल सकते हैं, इसकी कुछ एक्यूरेसी है। वैसे ही जो दूसरा डाटा साइंटिस्ट है, इसने एक्जीबूस्ट लगाया लेकिन इसने कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दिया, जो इसको लगा कि यार ये कॉलम्स ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेडिक्शन में, तो उसने इसको डिलीट कर लिया। तो इसकी जो R2 स्कोर होगा या RMSE होगा, वो पहले वाले डाटा साइंटिस्ट से अलग होने वाला है। वैसे ही क्या कहते हैं, जो तीसरा डाटा साइंटिस्ट है, इसने क्या किया कि जितनी भी नल वैल्यूज़ थी उसमें मीन इम्पुटेशन लगा दिया, बाकी दोनों ने मीन जो क्या कहते हैं नल वैल्यूज़ थी उनको डिलीट मार दिया। या आप समझ रहे होंगे कि अलग-अलग डेटा साइंटिस्ट का या अलग-अलग इंसान का जो डाटा को कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जो प्री प्रोसेस करने का तरीका होता है, वो अलग होता है और अलग-अलग डाटा साइंटिस्ट उसमें अलग-अलग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि अब हर किसी डाटा साइंटिस्ट की ना जो आखिरी में जो हमको वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, प्रेडिक्शंस की वैल्यूज़, वो बहुत अलग होने वाली है। ठीक है? अब क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम है क्या? कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी को चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या करे, प्राइस को प्रेडिक्ट करे, प्राइस को क्या करे, प्रेडिक्ट करे। लेकिन अब कौन-सा ऐसा डाटा साइंटिस्ट है जिसके एल्गोरिदम को हम परफेक्ट माने, जिसके एल्गोरिदम को परफेक्ट माने, क्योंकि इतने सारे डाटा साइंटिस्ट हैं, हर कोई बोल सकता है कि नहीं मेरा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, मेरा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है या फिर मैं मेरे एल्गोरिदम में जो प्राइस प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ है वो बहुत एक्यूरेट है। हर कोई अपना-अपना क्लेम दे सकता है। तो अब जो इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होगा ना, उसको मैनुअली क्या करना पड़ेगा? उसको मैनुअली हर किसी डाटा साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद उसके क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कहीं न कहीं। और ऐसे करते-करते जब प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, पहले पहले डाटा साइंटिस्ट के पास जाएगा, उनकी मॉडल को समझेगा, मॉडल को समझने के बाद उसकी प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ को देखेगा कि कितनी एक्यूरेट है और सेम काम उसको हर डाटा साइंटिस्ट के पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे अगर वो
पूरे के पूरे 14-15 बंदों के पास जाएगा, हर किसी की एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेगा, उनके प्रेडिक्शन वैल्यूज़ देखेगा, तो इससे क्या हुआ कि वो मैनेजर और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा और इन द एंड ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, मैनेजर खुद भी परेशान हो जाएगा क्योंकि ये पूरी प्रोसेस बहुत मैनुअल है, ठीक है? हम यहाँ से कैसे भी करके पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किसकी वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि एक कंपनी है उसके पास डाटा आया था, इसके डाटा आया था और ये डाटा इनको डाटा साइंटिस्ट में बाँट दिया गया, ठीक है? और डाटा साइंस ने किसी ने कोई एल्गोरिदम लगा दिया, किसी ने कोई एल्गोरिदम लगा दिया, किसी ने कोई एल्गोरिदम लगा दिया। तो तीनों की ही जो प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ होने वाली है, वो बहुत अलग-अलग होने वाली है। अब इसमें से कन्फ्यूजन हो जाएगी किसके मॉडल को सिलेक्ट किया जाए क्योंकि सबकी सबके पास जाना पड़ रहा है मतलब पूरी प्रोसेस बहुत मैनुअल है। इतना अच्छा होता कि हम इन सारे डाटा साइंटिस्ट को एक जगह दे देते, ठीक है? जितने भी डाटा साइंटिस्ट उनको एक जगह दे देते और उनको बोलते कि भैया जो भी तुम्हारा एल्गोरिदम आया है, जो भी तुम्हारी एक्यूरेसी है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके क्या कर दो उसको सेव कर दो, उसको सेव कर दो, ठीक है? और ये जगह सबके पास एक्सेसिबल होती, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह हो जिसमें पहला डाटा साइंटिस्ट ने अपना जैसे ही ये मॉडल कंप्लीट कर दिया है, वो अपनी एक्यूरेसी एक्यूरेसी या फिर आर्ट उसको इसमें क्या कर दे फीड कर दे। वैसे ही दूसरा साइंटिस्ट फिर यहाँ पे फीड कर दे, तीसरा वाला साइंटिस्ट यहाँ फीड कर दे। ऐसे करके यहाँ पे फीड होते जाएँ। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसको बस इस जगह को खोलना है, इस प्लेस को, इस वेबसाइट को खोलना है और वो अलग-अलग डाटा साइंटिस्ट को के मॉडल्स को आराम से देख पाएगा और इन द एंड वो एक कंक्लूजन में पहुँच पाएगा कि हाँ, इसका मॉडल ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है? तो यही जगह को बोलते हैं हम एमएल फ्लो। एमएल फ्लो हमको यही जगह प्रोवाइड करती है बेसिकली, जहाँ पे आप अपने मॉडल की अ, वैल्यूज़ को, मॉडल की या फिर रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि आपने अगर आपने एक ही डाटा के ऊपर बहुत सारे एल्गोरिदम लगा दिए हैं, ठीक है? जैसे मानते हैं लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, उसके अलावा डिसीजन ट्रीज लगा दिया है, एक्जीबूस्ट लगा दिया है या फिर आप रैंडम फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो हर किसी एल्गोरिदम के जो रिजल्ट होंगे ना, वो बहुत अलग आने वाले हैं, ठीक है? तो अब इन सारे रिजल्ट को आप एमएल फ्लो के अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और लास्ट में आप इनमें से कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसमें जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। कंपैरिजन करने के बाद आपको अल्टीमेटली एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि हाँ, मेरा ये वाला जो मॉडल है ना ये परफेक्ट है। जैसे मान लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको इन द एंड ये मिल जाएगा काम। तो यही काम आसान बनाता है एमएल फ्लो, ठीक है? तो अब आप कहीं न कहीं सोचेंगे कि यार ये इतनी सी प्रॉब्लम है, इसको तो हम वैसे भी सॉल्व कर जाते। हम किसी एक एक्सेल में या फिर कहीं पे भी इसको सेव कर लेते और उसको शेयर कर देते। तो एमएल फ्लो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, एमएल फ्लो में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। उन सारी कैपेबिलिटीज़ को हम धीरे-धीरे समझने वाले हैं। अभी जो मैंने आपको बताया उनमें से एक बहुत बड़ा फंक्शन एमएल फ्लो का ये है, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, इसका यूआई तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ट्रैवल प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है और ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये एमएल फ्लो का यूआई है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है? इसके अंदर मैंने 4 अलग-अलग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट डिसेंट्री और लीनियर रिग्रेशन। तो आप अगर इसमें किसी में भी क्लिक करने वाले हैं ना, तो आपको इसकी सारी वैल्यूज़ दिख जाएँगी कि इसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है, मीन स्क्वायर एरर क्या था, R2 स्कोर क्या था, इसमें मैंने कौन-कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? ये सारी वैल्यूज़ मुझे इसमें दिखने वाली है। उसके अलावा अगर मुझे कंपैरिज़न करना हो कि यार ये जो मेरा मॉडल है पहला वाला और जो रैंडम मतलब ये इन चारों ही मॉडल मेरे को कंपैरिज़न करना हो, तो मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके कंपेयर में क्लिक भी कर सकता हूँ और उसके बाद मेरे को ये सारी चीज़ें बता देगा कि किसका मीन एब्सोल्यूट एरर का ग्राफ कहाँ जा रहा है, लर्निंग रेट कहाँ जा रहा है, इंटरसेप्ट क्या है और उसके अलावा ये सारी वैल्यूज़ मुझे दे देगा कि किसका रन टाइम कितना था, कौन जल्दी ट्रेन हो गया, कौन देर में ट्रेन हो रहा है, सबके जो पैरामीटर्स थे वो क्या-क्या थे, ठीक है? जैसा आपको दिख रहा होगा कि लर्निंग रेट इसमें 0.1 है, ठीक है? इसकी एक्ज़ीबूस्ट की बात हो रही है ये। डिसीजन ट्री इसमें क्या कहते हैं मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है और उसके अलावा इन सभी का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, R2 स्कोर क्या है। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो कितनी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गई कि अब हम सेम ही डाटा पे किए गए अलग-अलग मॉडल के एक्सपेरिमेंट को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। उनके मैट्रिक्स को हम देख सकते हैं और इन द एंड हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा ऐसा एल्गोरिदम है जो बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, इसमें हम जाएँ तो इसका R2 स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो सबसे कम है।
इसमें इसका मीन एब्सोल्यूट अब किसी पे भी देखें तो इसका मीन एब्सोल्यूट सबसे ज़्यादा 165 है। इसका क्या कहते हैं 7.4 है, इसका 40 है। तो यहाँ से मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि जो मेरा ये पहला वाला मॉडल है ना, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी कम है, मीन स्क्वायर एरर भी कम है और ऑटो स्कोर भी इसका बहुत परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा पहला एल्गोरिदम है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ये मुझे फीचर ये मेरे को कैपेबिलिटी किसने प्रोवाइड करी? ये मेरे को प्रोवाइड करी एमएल फ्लो ने। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एमएल फ्लो में हम ये काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि यही अगर 15-16 डाटा साइंटिस्ट होते हैं, पूरी टीम होती है, तो यहाँ पे कितने सारे मॉडल को क्या कहते हैं डाटा फीड किया होता और उनमें कंपैरिज़न करना यहाँ पे कितना ज़्यादा आसान हो जाता। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको एक फीचर के बारे में समझ में आया होगा कि वो जो सेंट्रल रिपॉजिटरी है ना, वही एमएल फ्लो है। वही जगह है जहाँ पे अपने हम रिजल्ट्स को पेश कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर्स को पेश कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद अब आ जाते हैं कि चलो हमने ये तो समझ लिया कि एमएल फ्लो क्या रोल प्ले करता है और कैसे हमने उसकी मतलब एक फंक्शनैलिटी को समझा। अब हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को समझते हैं। ये हमारा एमएल फ्लो है। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ मेन यहाँ पे लिखी गई है। ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट, मॉडल मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बहुत ही ईज़िली से समझा दिया है कि जैसा आप मैंने आपको दिखाया कि हमने हर एक एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेडिंग दिखी पड़ी है एक्सपेरिमेंट्स। तो अभी तो मैंने केवल एक ट्रैवल प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है। इन केस मान लेते हैं कि कल पे मेरे पे एक नया प्रोजेक्ट आया है, जिस पर मेरे को एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है, ठीक है? कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट फीड ऑन कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट फीड ऑन होगा, तो उसके एक्सपेरिमेंट की जितने भी मतलब वैल्यूज़ होने वाली है, रिज़ल्ट होने वाले हैं, वो भी ऐसे ही शो होंगे जैसे अभी मेरे को ट्रैवल प्राइस प्रेडिक्शन के हो रहे हैं। इस तरीके से आप कितने भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं और हर एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ को कंपेयर आप यहाँ पे कर सकते हैं, उनके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को यहाँ पे आप ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एक बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ रन होते हैं, कितने सारे एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली यहाँ पे कंपैरिज़न पे जाते होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा क्या करता है एमएल फ्लो एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करने का काम आता है, ठीक है? उसके बाद आ गया हमारा मॉडल मैनेजमेंट कि जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करे ना, उन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अलग-अलग एल्गोरिदम होते हैं ना, उनको हम मॉडल मैनेजमेंट के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, प्राइस प्रेडिक्शन ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा मान लेते हैं कि कल को एक डाटा आ गया क्लासिफिकेशन का, वो अलग एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है? उसके अलावा अगर रिकमेंडेशन सिस्टम, तो वो अलग एक्सपेरिमेंट होगा। तो उसके अंदर ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे अलग-अलग मॉडल हैं। इनके बीच में मैंने आपको कंपैरिज़न करना बता ही दिया कि इनको आप सेलेक्ट करके किसी से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये वाला मॉडल मेरा बहुत अच्छा रन कर रहा है। उसके अलावा एमएल फ्लो आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ये है कि जैसे ही आप किसी भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में क्लिक करेंगे या पर्टिकुलर मॉडल में क्लिक करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इन सारे मॉडल में मैंने देख लिया था कि मेरा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ना बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। कोई भी मतलब कंपनी में कोई भी बंदा मेरे इस मॉडल को देख सकता है। उसके बाद ना वो उसके इस सेक्शन में आ सकता है, इसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स के अंदर ना आप देखेंगे कि इस मॉडल की ना सारी की सारी चीज़ें हैं। सारी की सारी चीज़ें होने का मतलब क्या है कि इस पूरे मतलब पूरे ही मॉडल में वो जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल वो तो है ही यहाँ पे, ठीक है? रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। उसके अलावा उसको चलाने के लिए आपको कौन से एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? कैसा आपको जैसे आपको रिक्वायरमेंट टेक्स्ट दिखेंगे कि आपको क्या-क्या लाइब्रेरीज़ चाहिए उस मॉडल को रन करने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन-सा पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में क्या-क्या आपके इनपुट वैल्यूज़ हैं। ये बेसिकली जो मेरा मॉडल है वो प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर है, तो ये सारी इनपुट वैल्यूज़ है, कॉलम्स है और इसका क्या आउटपुट होगा, ठीक है? कौन-सा एनवायरनमेंट के अंदर मेरे को कौन-कौन सी फाइल्स चाहिए होंगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बहुत सिंपल फ़ायदा हुआ कि मेरा जो मॉडल है वो केवल मेरे ही लैपटॉप में नहीं किसी के भी लैपटॉप में काम कर सकता है। उसको सिंपली बस यहाँ पे जाना है और क्या कहते हैं ये जो आपको कोड दिख रहा है इस कोड को कॉपी करके उसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है? अभी यहाँ पे क्योंकि मेरे ये लोकल नेटवर्क मेरे लैपटॉप में है इसलिए ये क्या कहते हैं इसको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये यूआई मेरे लोकल नेटवर्क पर रन हो रही है एंड ऑफ कोर्स एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिससे लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं या फिर क्या कहते हैं कि क्लाउड सर्विसेज लाइक अमेज़न में या फिर माइक्रोसॉफ्ट में एमएल फ्लो को इंटीग्रेट किया गया है तो वहाँ से भी क्या कहते हैं हर कोई किसी के भी मॉडल को ईज़िली देख सकता है और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकता है। तो मेरा जो मॉडल है वो मेरे लैपटॉप पे तो रन करेगा ही करेगा। उसके अलावा किसी के भी लैपटॉप में वो ईज़िली रन कर सकता है क्योंकि जैसे ही मैं अपने मॉडल के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ना ये ट्रैव इसके अंदर जैसे ही मैंने रैंडम फॉरेस्ट की ना इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं यहाँ पे अपडेट किया या फिर नोट डाउन किया, तो
एमएल फ्लो ने उस मॉडल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स फाइल थी उनको कॉपी कर लिया, उनके एनवायरनमेंट को कॉपी कर लिया। तो इससे जो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने मॉडल को किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो वो भी ईज़िली हो सकता है। ठीक है? किसी को मतलब ये मैनुअली दोबारा से इस मॉडल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जाओगी कि इन केस कि अगर मेरा जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है वो बहुत अच्छा है और मैं एज़ अ डाटा साइंटिस्ट मैं अपनी कंपनी को बोलूँ कि मैंने अपना मॉडल बहुत अच्छा बनाया है। तो कोई भी जाके इस मॉडल को आराम से डाउनलोड कर सकता है, इससे प्रेडिक्शन निकाल सकता है क्योंकि उसके पास ये सारी की सारी इस मॉडल को रन करने के लिए फाइल्स होंगी, एनवायरनमेंट होंगी, ठीक है? ये आपको मेरे ख्याल से ईज़िली समझ में आएगा। तो इस तरीके से भी एमएल फ्लो हमारी हेल्प करता है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे फीचर में। तीसरी फीचर आपको दिख रहा होगा डिप्लॉयमेंट। कि डिप्लॉयमेंट क्या है? देखो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि हमको इन द एंड जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया उसको हम कहीं डिप्लॉय कर सकें, अपने यूज़र्स को शो कर सकें। जैसे प्राइस प्रेडिक्शन बनाया है, ट्रैवल प्राइस प्रेडिक्शन जैसा कि मैंने बना रखा है, तो इसमें मैं क्या चाहूँगा मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ एक वेबसाइट में कोई बंदा आके अपनी डिटेल्स डालेगा, उस डिटेल्स को डालने के बाद वो क्या कर पाएगा कि प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो मेरा मकसद भी यही है। तो इस प्रोसेस में भी एमएल फ्लो हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जैसा मान लेते हैं ये हमारी एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मेरा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बहुत अच्छा रन कर रहा है, ठीक है? तो इसके पास मैं इसमें जा सकता हूँ और इसके बाद मैं इसकी सारी वैल्यूज़ को देख सकता हूँ, इसके मैट्रिक्स वगैरह को देख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, ये ग्राफ है बेसिकली और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा मॉडल है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो जैसे ही मेरे को डिप्लॉयमेंट के लिए डालना है, तो मेरे को इस पर्टिकुलर मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे ही मैं इस मॉडल को रजिस्टर करूँगा, तो क्या होगा मेरा मॉडल रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने रजिस्टर नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करोगे, तो आपका मॉडल यहाँ पे आ जाएगा मॉडल्स में, ठीक है? इसको ऐसे कर देते हैं। तो जैसा आपको दिखेगा कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि मेरा एक मॉडल है, यहाँ पे वर्ज़न 1 लिखा हुआ है, जिसका नाम है 1 मिनट, प्रमोट मॉडल 1 मिनट। अच्छा, इसमें नहीं किया रजिस्टर मैंने। ओके, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ फिर, बहुत ईज़ी। तो आपको रैंडम फॉरेस्ट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है रजिस्टर मॉडल में, ठीक है? उसके बाद आपको अपना मॉडल को सेलेक्ट करना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर ये आ नहीं रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से क्लैश हो गया है थोड़ा-सा, ठीक है? मैं आपको 1 मिनट मैं समझाता हूँ। इसको हम करते हैं एक बार पॉज़। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। वो मैं एक्चुअली एक और प्रोजेक्ट बना रहा था तो उसके साथ क्लैश कर गया था। ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि आप जैसे इस मॉडल पे जाएँगे और आपको पता है कि आपका जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने इस मॉडल को रजिस्टर कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ जाएँगे तो अगर मैं दूसरे मॉडल पे जाऊँ एक्जीबूस्ट तो ये रजिस्टर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी रजिस्टर मॉडल आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। तो पहले मैं उसी में जाकर आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें जाएँगे और आप देखेंगे मॉडल रजिस्टर इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मॉडल ना आप इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है? आप उसके अंदर देख पाएँगे कि कौन-सा मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है ये, ठीक है? आप उसके अंदर जाके भी देख सकते हैं कि हमने इस ट्रैवल प्राइस प्रेडिक्शन के अंदर एक मॉडल को क्या कहते हैं रजिस्टर कर दिया है, जिसका नाम हमने चैंपियन रख दिया है और ये वर्ज़न 1 है। तो अब आप बोलेंगे कि ऑलरेडी हमारे जितने भी मॉडल्स थे वो इसके अंदर अवेलेबल थे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या थे अवेलेबल थे, तो मॉडल को रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत होती है? देखो बहुत सिंपल आपको एक कहानी बनाता हूँ, उससे आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो उस कहानी को हम समझते हैं इस पीपीटी में, ठीक है? हुँ, एक हम यहाँ खोल लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है? ये रहा, ठीक है? तो मान लेते हैं जैसे आप हो, ठीक है? ये आप हो, तो आपको मान लेते हैं एक घर लेना है, ठीक है? घर लेना है। अब जैसे ही आप घर लोगे तो ऐसा तो नहीं कि आप तुरंत ही घर ले लोगे, आप सबसे पहले जाओगे, हर लोकेलिटी में जाके घर को क्या करोगे? देखोगे, परखोगे, ठीक है? और हर घर की जो प्राइस होगा, उसके जो रूम्स होंगे और मतलब बाथरूम वगैरह मतलब जितनी भी चीज़ें उनको नोट डाउन करोगे अलग-अलग जगह। तो मान लेते हैं आपके पास एक पेज है उसमें आपने नोट कर रखा है कि हाँ, यहाँ इस लोकेलिटी में या इस एरिया में ये घर में इतने रूम थे, इतने एरिया था या जो भी एक्सेट्रा जो भी पैरामीटर्स आप देखना चाहते हो गार्डन, स्विमिंग पूल वगैरह। तो आप पहले उनको क्या करोगे? नोट डाउन करोगे, ठीक है? जितने भी घर हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे ही आपने नोट डाउन करे उनके बाद आप उनको क्या करोगे? कंपैरिज़न करोगे उन घरों में। तो कंपैरिज़न करने के बाद इन द एंड आपको एक घर कोई मिल जाएगा कि हाँ, चलो मान लेते हैं कि मेरा जो ये 3rd वाला घर है, ये मेरे को पसंद आया। तो आपने क्या करा, इस घर को क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया। तो परचेज़ करने का मतलब क्या होता है कि इस घर को आपने क्या कर लिया, रजिस्टर कर दिया। क्या कर दिया? रजिस्टर किया। तो मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जितने भी मॉडल्स थे ना, वो तो सिर्फ़ किसके लिए थे, कंपैरिज़न के लिए थे।
कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स बनाए थे, उस मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी मॉडल थे, वो सारे कंपैरिज़न थे। कंपैरिज़न करने के बाद मेरे को इन द एंड मॉडल तो एक ही रन करना है ना वेबसाइट में। ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने 4 मॉडल बनाए तो मैं इस ईगो में आ जाऊँ कि नहीं, मेरे को चारों के चारों मॉडल वेबसाइट पे चाहिए। क्योंकि यूज़र को इन द एंड प्रिडिक्शन ही तो चाहिए, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल ही तो चाहिए। तो केवल आप एक मॉडल को क्या करेंगे, अपने बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर देंगे, ठीक है? अब रजिस्टर करने के फ़ायदा क्या होता है? रजिस्टर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसी एग्ज़ाम्पल में बताया, अगर आपने घर ले लिया, तो आपने अभी जो घर लिया है ना, उसको आपने टैग दे दिया वर्ज़न 1, ठीक है? क्योंकि इनिशियली आपने घर खरीदा है। लेकिन क्या होगा कि विद द टाइम आप अपने घर में क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास कल को बहुत पैसा आ गया, तो आपने इस घर के सामने क्या कर दिया, एक मस्त गार्डन बना दिया, ठीक है? या फिर छत में आपने स्विमिंग पूल बना दिया, ठीक है? मतलब कितने भी तरीके के क्या हो सकते हैं, इस घर में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो पहले आपने घर लिया तो वो वर्ज़न 1 था, उसके बाद आपने घर में एक चेंज कराया तो वर्ज़न 2 हो गया वो, ठीक है? वैसे ही आपने इन फ्यूचर घर में और चेंजेस करा दिए, इसको और बढ़िया बना दिया, 2 फ्लोर का मंजिल बना दिया आपने, ठीक है? तो ये वर्ज़न 3 हो गया। तो सबसे पहले आपको सिमिलरली उस एक्सपेरिमेंट में, जो प्राइस प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट था, उसमें से मॉडल को पहले क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद उसमें से एक को रजिस्टर करना होता है। अब जैसे ही आपने एक मॉडल को क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया है, ठीक है? एक मॉडल को आपने क्या कर दिया, रजिस्टर। जैसा कि आपने किससे को रजिस्टर किया था, रैंडम फॉरेस्ट को। क्या ज़िंदगी भर आप उसी मॉडल को चलाने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि इन दी एंड आपको हर दिन एक नया डाटा मिलेगा, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम बीतेगा डाटा मिलेगा। आपको फिर से इस रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा और जैसे ही आप इसको ट्रेन करेंगे तो ये और ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेगा पहले से, ठीक है? तो आपको इसी मॉडल को अपडेट करके उसमें डालना पड़ेगा। तो इनिशियली आपने जो अभी डाला है ना, उसको आप बोलेंगे वर्ज़न 1, क्योंकि फिलहाल के डाटा के हिसाब से आपका बेस्ट परफ़ॉर्मिंग मॉडल यही है, ठीक है? तो आपने इसको रजिस्टर कर दिया बेस्ट परफ़ॉर्मिंग मॉडल को और इसको आपने टैग दे दिया कि फिलहाल के हिसाब से मेरे पास यही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है। इसको आपने वर्ज़न दे दिया 1, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास और डाटा आ गया, ठीक है? या फिर आपने कुछ और चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाल ली और आपका यही मॉडल और अच्छा परफॉर्म करने लगे या कोई और सा मॉडल, एक्जीबूस्ट वगैरह भी और अच्छा तो आप फिर उसको मॉडल रजिस्टर में डाल दोगे और उसको दे दोगे वर्ज़न 2। कि ये अब रेडी है, पहले वाला हट गया। तो इस तरीके से आप अपने ही मॉडल के वर्ज़न को अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो किसके अंदर? उस मॉडल रजिस्ट्री के अंदर। तो ये फीचर भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एमएल फ्लो प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वर्ज़न 1 आपको लिखा आएगा और इसका एलियास हमने क्या दे रखा है? चैंपियन। तो बेसिकली जब भी आप एक मॉडल को रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे एलियास का एक ऑप्शन आता है। तो उस एलियास के ऑप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जनरली कंपनीज़ में जो प्रेफ़र किया जाता है वो 2 ही है। एक होता है कंपनी सॉरी चैंपियन एंड दूसरा होता है चैलेंजर। तो चैंपियन एलियास उसको दिया जाता है जो मॉडल आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल होता है, क्योंकि वो उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं इसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे वो कर दूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं जाऊँ एक्जीबूस्ट पे कि मैं चाह रहा हूँ कि इन द फ्यूचर ना मैं अपने एक्जीबूस्ट को और ज़्यादा ट्वीक करूँ, इसके हाइपर पैरामीटर्स को इस तरह ट्वीक करूँ ना कि ये मेरे को इन द फ्यूचर और अच्छी प्रेडिक्शन दे सकता है, तो मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ पे रजिस्टर करूँगा, डबल प्राइस प्रेडिक्शन, तो रजिस्टर कर दूँगा इसको मैं, ठीक है? जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करूँगा, आप मॉडल्स के अंदर जाएँगे, तो इसके अंदर जाएँगे तो आपको दिख जाएगा वर्ज़न 2, ठीक है? ये आ गया वर्ज़न 2 और इस वर्ज़न 2 में कौन-सा मॉडल हमारा एक्जीबूस्ट जिसको मैंने अभी रजिस्टर किया, ठीक है? अब इसको मैं एलियास दे सकता हूँ चैलेंजर, यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा? चैलेंजर देता हूँ। CHALLENGER चैलेंजर, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको चैलेंजर दिया इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल मेरे पे जो मेरा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है ना वर्ज़न 1 वो काम कर रहा है। लेकिन इन फ्यूचर मैं अपने इस चैलेंजर मॉडल को ट्रेन करूँगा, इसमें मैं कुछ काम करूँगा, इसको अपडेट करता रहूँगा। इन फ्यूचर मेरा जो वर्ज़न 2 है ना, ये वर्ज़न 1 की जगह ले लेगा और वर्ज़न मेरा 1 मैं हटा दूँगा, वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मॉडल रजिस्ट्री काम करती है और आपकी हेल्प करती है क्या कहते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट पे। अब मॉडल डिप्लॉयमेंट में कैसे आ गया? जैसे कि सिंपल आपका वर्ज़न यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट में भेज सकते हैं। अब डिप्लॉयमेंट इन दी केस मतलब आप इसको क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर आपके पास अपना कोई प्राइवेट सर्वर है, तो उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं इस पर एक मॉडल को। इस चीज़ में भी आपकी जो हेल्प करता है, वो होता है उस ऐप का नाम है एमएल फ्लो, ठीक है? मतलब मैं समझा पाया होऊँगा आपको, पता नहीं मैंने क्या बोला, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो एमएल फ्लो होता है हमारे 3 काम करता है, ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसको ट्रैक करता है, उनके बीच में हम कंपैरिज़न कर सकते हैं ईज़िली। मॉडल मैनेजमेंट कि जैसे ही आपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग-अलग मॉडल्स को सेव किया है, एक्जीबूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट उनके बीच में आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। कंपैरिज़न करने के बाद उसको उसके मतलब उसकी जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट फाइल्स है, उसको भी आप एमएल फ्लो के अंदर सेव कर सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा आपके उस मॉडल को रन कर सकता है अपने पीसी पे। और डिप्लॉयमेंट मतलब बेसिकली जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है, ठीक है? बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को आप क्या कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल रजिस्ट्री के अंदर सेव कर सकते हैं मॉडल रजिस्ट्री और मॉडल रजिस्ट्री में आप वहाँ से उसको भेज सकते हैं डिप्लॉयमेंट में, ठीक है?
इस तरीके से एमएल फ्लो काम करता है, ठीक है? तो एमएल फ्लो के बेसिकली अगर आप नेट में कहीं भी जाएँगे तो आपको 4 कंपोनेंट दिखने वाले हैं। एक है एमएल फ्लो ट्रैकिंग, एमएल फ्लो प्रोजेक्ट्स, एमएल फ्लो मॉडल्स, एमएल फ्लो रजिस्ट्री। मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको समझा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें कर ली है। ट्रैकिंग मतलब वही है कि आप इसके अंदर अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, उनके मॉडल्स की ट्रैकिंग कर सकते हो, उनकी एक्यूरेसी की, हाइपर पैरामीटर्स की, जितनी भी चीज़ें चेकिंग करनी हो कर सकते हो, ठीक है? उसमें कंपैरिज़न भी कर सकते हो, ठीक है? ये हमने का देख लिया। उसके बाद एमएल प्रोजेक्ट्स कि ये क्या करता है कि जितने भी आपने मॉडल इसके अंदर क्या कहते हैं सेव किए एमएल फ्लो के अंदर सेव किए, उन मॉडल की कॉपीज़ को भी सेव कर लेता है, ठीक है? कॉपीज़ को सेव कर लेता है, उसके अलावा उसको चलाने के लिए कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स है या फिर एनवायरनमेंट है, उनको भी सेव कर लेता है, ताकि वो ही पर्टिकुलर मॉडल हर किसी के पीसी पे रन कर जाए। तो ये आ गया एमएल फ्लो प्रोजेक्ट। उसके बाद आ गया एमएल फ्लो मॉडल्स। तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि एमएल फ्लो के अंदर ना जो सपोर्ट है ना, वो सारी की सारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ का है। जैसे मान लो आपको पता होगा कि टेंसरफ्लो भी है, उसके अलावा आपका scikit-learn है, उसके अलावा आपका XGBoost है, उसके अलावा आपके न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इन सारी ही चीज़ों का सपोर्ट आपको एमएल फ्लो प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आप किसी भी तरीके की मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम की वैल्यूज़ को सेव कर सकते हो। और चौथा जो आपको दिख रहा है मॉडल रजिस्ट्री, इसका मतलब तो आपको शायद पता ही होगा। इसके अंदर अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को, और उसके वर्ज़न को धीरे-धीरे हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट आपको बेसिकली नेट पे दिखने वाले हैं। ठीक है? मेरे हिसाब से मैंने जो ये डायग्राम बनाया है तो ये 3 चीज़ इन सिंपल वर्ड्स में आप एमएल फ्लो को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एमएल फ्लो के अंदर बेसिकली होती है ट्रैकिंग, और उसके अलावा मॉडल को सेव किया जा सकता है, उसके एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है। उसके अलावा हम इनमें मॉडल को डिप्लॉयमेंट के लिए उसको वर्ज़न के नाम भी दे सकते हैं। ट्रैकिंग के अंदर 3 चीज़ आ सकती है, आप उसके एल्गोरिदम की वैल्यूज़ को सेव कर सकते हो, उनके पैरामीटर को सेव कर सकते हो, उनके जो रिजल्ट है उनको सेव कर सकते हो। आर्टिफैक्ट्स के अंदर कोड को तो हम सेव कर ही सकते हैं, जो भी हमने मॉडल बनाया उस कोड को। उसके अलावा उसको एनवायरमेंटल सेटअप भी कर सकते हैं उसको चलाने के लिए। इस चीज़ से हमको रिप्रोड्यूसिबिलिटी मिल जाती है कि मतलब उसी मॉडल को आपको फिर से रन करना है या किसी और के पीसी पे चलाना है, तो ये ऑप्शन भी हमको आर्टिफैक्ट्स के अंदर मिल जाता है। और तीसरा है मॉडल हिस्ट्री। तो इसके अंदर आपको पता ही है कि हम अपने अलग-अलग मॉडल को वर्ज़न दे सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आप उसके वर्ज़न को चेंज कर सकते हैं, तो हमको एक लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए फ़ायदा होता है। तो वर्ज़निंग ये सब मॉडल हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से हमारा जो एमएल फ्लो है, हमारी हेल्प करता है, किस चीज़ में इन द एंड एक मशीन लर्निंग जर्नी में हमारी हेल्प करता है, एक डाटा साइंटिस्ट की हेल्प करता है, और क्यों ये इतना ज़रूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मतलब जितने भी मॉडल्स यहाँ पे लॉग किए हैं, इनकी वैल्यूज़ को इनपुट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से लिखेंगे। और अगर आपको मतलब कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।